गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजियावास सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व कक्षा में अपने जो कक्षा 10 के लिए कारक से संबंधित बातें पढ़ रहे थे। मैं आशा करता हूँ आपने पूर्व में पढ़ी गई बातों को कंठस्थ कर लिया होगा। आज अपन उनसे आगे वाला जो कारक से संबंधित जो बातें थी उनको है जो अपन शुरू करते हैं। पूर्व कक्षा में अपने कारक की परिभाषा, हिंदी में कारक कितने होते हैं, विभक्ति चिन्ह क्या है, ये तमाम बातें अपन ने पढ़ी। अब इस कक्षा में अपने पहली दो कक्षा में कर्ता कारक और क्रम कारक को पढ़ लिया था। बाकी के जो 6 कारक है उनको अपन है जो इस कक्षा में पूरा करेंगे। तो तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक, अब कर्ण का मतलब होता है मित्रों साधन। यानी संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो है जो साधन का बोध करवाता है। तो उसमें कौन सा कारण होगा, कारक होगा आपके कर्ण कारक होगा। जैसे उदाहरण लिखते हैं, हरि ने चाकू से सेब काटा। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से या के द्वारा है। ये अपन ने पढ़ा था कि कर्ण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो से या के द्वारा है। अब ये वाक्य है, हरि ने चाकू से सेब काटा। देखिए मित्रों, अपन जब हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो पूरे वाक्य की एक एक शब्द, एक एक पद क्या है, इनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। और जब अपने को है जो एक एक पद के बारे में, एक एक शब्द के बारे में जानकारी हो जाएगी, उस समय निश्चित रूप से अपना कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आप देखिए, ये अपन ने पढ़ा था काटना क्रिया है। काटना क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है, हरि कर रहा है। तो हरि में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। हालांकि मित्रों अपन ने ये कर्ता कारक को पढ़ लिया है, फिर भी मैं साथ साथ में आपका पुनः रिवीजन होता रहे इसके लिए एक बार और बता रहा हूं कि इसमें आपके हो जाएगा कर्ता कारक। अब देखिए, चाकू से, चाकू से, अब ये इसमें चाकू है वो किसका काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। चाकू किसका काम कर रहा है, सेब को काटने के लिए जो चाकू काम में लिया जा रहा है वो चाकू है वो साधन का काम कर रहा है। और इसीलिए अपने ये पढ़ा था कि साधन के लिए कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। यानी संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो साधन का बोध करवाए तो वो है जो कर्ण कारक होता है। पहचान चिन्ह भी आप देख सकते हो, विभक्ति चिन्ह। तो इसके अंदर आपका कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक। अब काट क्या रहा है, सेब, तो सेब में कौन सा हो जाएगा, कर्ण कारक। बात आपको समझ में आ रही होगी। और काटना क्या है, एक भूतकाल की क्रिया है। तो ये कर्ता कारक, कर्ण कारक, क्रम कारक। और वाक्य लेते हैं, मोहन बस के द्वारा घर क्या। मोहन कर्ता कारक है ही, और बस के द्वारा, बस किसका काम करिए, साधन का। जैसे ही बस साधन का काम करेगी तो आपके कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। कुछ वाक्य और, कुछ चीजें ऐसी है, ये तो नॉर्मली था ही, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको है जो ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या है,
नोट लगा करके लिखना इनको। पहला है आज्ञा जनित वाक्यों में। आज्ञाजनित वाक्यों में कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। जो भी आज्ञाजनित वाक्य होंगे उसमें कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। उदाहरण में लिखता हूं यहां पर, ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से अध्ययन करो। अब ये जो ध्यान से शब्द है, ये चूंकि आज्ञाजनित वाक्य है, आपको आज्ञा दी जा रही है कि आप ध्यान से अध्ययन करिए, तो इसमें है जो कौन सा कारक हो जाएगा? आपका कर्ण कारक हो जाएगा। दूसरा है सीख। जो भी सीख दी जाती है आपको, उस सीख में भी आपके कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। मेहनत से कमाओ। तो इसमें मेहनत से में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक। क्यों? क्योंकि आपको क्या दी जा रही है? सीख दी जा रही है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी है। तीसरा है आपके रीति। रीति का मतलब तरीका, ठीक है ना? तो मैं लिखता हूं विद्यार्थी क्रम से बैठे। यानी विद्यार्थियों के बैठने का तरीका क्या है कि विद्यार्थी बिल्कुल क्रम से बैठे हैं। तो ये क्या है? तरीका है, और या रीति है, ढंग है बैठने का। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आपका कर्ण कारक हो जाएगा। इसके अलावा गुण, जैसे मैं स्वभाव से ही दयालु हूँ। मैं स्वभाव से ही दयालु, ये क्या है? स्वभाव से। तो ये स्वभाव से जो शब्द है, ये क्या है? मेरा गुण बता रहा है, ठीक है ना? इसीलिए इसके अंदर भी कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। पांचवा है मूल्य। आम किस भाव से देते हो? तो जो मूल्य के लिए भी होगा, उसमें भी आपका कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। तो एक तो साधन वाले में तो है ही है, उसके अलावा ये कुछ है जो विशेष कंडीशनें थी, यानी इस प्रकार की कंडीशन आने पर भी आपका कारक कौन सा होगा? कर्ण कारक होगा।
अगर आज्ञाजनित वाक्य है तो उसमें कर्ण कारक होगा आपका, कोई सीख दे रहा है तो उसमें आपका कर्ण कारक होगा, रीति है यानी तरीका क्या है उसमें भी कर्ण कारक होगा, गुण में कर्ण कारक होगा, और उसके साथ साथ में मूल्य में भी कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। चौथा है संप्रदान कारक, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को, के लिए या को, यानी क्रिया किसके लिए की जा रही है या देने के अर्थ में यह है जो मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। देने के अर्थ में मैं वाक्य लिखता हूं, राजा ने गरीबों को अनाज दिया। अब यहां आपका विभक्ति चिन्ह तो भले को आ रहा है, लेकिन देने के अर्थ में है जो कारक कौन सा होगा आपका, संप्रदान कारक होगा। और इसमें भी कंडीशन ये ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु जब हम इस उद्देश्य से देते हैं कि उस वस्तु को अपने है जो वापस प्राप्त नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आपका कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। दूसरा है अतिथियों ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। अब वो अतिथि कोई आपसे पुरस्कार वापस से नहीं मांगते हैं, इसीलिए यहाँ पर है जो आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और वाक्य लें तो पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो इस चोर को में कौन सा कारक है, संप्रदान। क्यों? क्योंकि देने के अर्थ में। ये आपका जो संप्रदान कारक था। पांचवा है अपादान कारक। अपादान का मतलब पृथक होना। अपादान का मतलब होता है पृथक होना, यानी जिससे कोई वस्तु पृथक होती है, पृथक का मतलब है अलग होना, तो उस जिस वस्तु से अलग होती है उस वस्तु में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है।
इसमें से और से का अर्थ क्या हो जाएगा? अलग होना। जैसे मैं लिखूं हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो यहाँ हिमालय में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें पेड़ से में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। क्यों? क्योंकि पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, और जिससे भी अलग होता है, पत्ता किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। इसीलिए पेड़ में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। बालक विद्यालय से भाग गया। अब विद्यालय से बालक क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, इसलिए विद्यालय में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अपन ने ये चीजें देखी कि किस प्रकार से अपादान कारक का मतलब होता है कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है, तो उस जिस वस्तु से अलग हो रही है उस वस्तु में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से। उदाहरण के द्वारा अपन ने समझा कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, इसलिए हिमालय में अपादान कारक। फिर पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ में अपादान कारक। बालक विद्यालय से भाग गया, बालक है विद्यालय से अलग हो गया, इसीलिए विद्यालय में है जो कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। इसके अलावा ये चीजें तो है ही सामान्य, इसके अलावा कुछ बातें इसमें और विशेष है। उन कंडीशन में भी कुछ नियम है जिसमें है जो इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले है भय। भय में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे उदाहरण के द्वारा देखें, हमें दुष्टों से भय लगता है, तो भय के अर्थ में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। किसमें? इसमें दुष्टों से। तो से आ रहा है, लेकिन यहाँ से का मतलब कोई पृथक होना तो नहीं है, फिर भी है जो इसके अंदर कारक कौन सा होगा? अपादान। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? भय का भाव है जो प्रकट हो रहा है, और जब भी आपका जो भय का भाव प्रकट होगा उस समय कौन सा कारक हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। अपराधियों से भय लगता है, ये भी लिख सकते हो आप। और वैसे भी इस समय में अपना जो जालोर जिला है उसमें अपराध जो है
वो है जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपराधियों से भय लगता है, तो अपराधियों से में क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है तुलना। तुलना में जब अपन दो व्यक्तियों की तुलना करेंगे, भले वो किसी आधार पर करें, तो उसमें कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, मोहन से नरेंद्र, मोहन देश से नरेंद्र, मोहन से नरेंद्र प्रतिभाशाली है, तो इस मोहन से में कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान। क्यों? क्योंकि अपन दो व्यक्तियों में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। या यूं लिख सकते हैं, सीता से रीना सुंदर है, तो इसमें भी है जो आपके कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि सीता और रीना दोनों में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। उसके बाद में तीसरा है दूरी। दूरी में भी कौन सा कारक होगा, ये अपना अपादान कारक होगा। जिसमें वाक्य लिखो, जोधपुर से सांचौर 300 किलोमीटर दूर है, तो ये दूरी बताने के लिए जोधपुर में आपके कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, कि जोधपुर से सांचौर 300 किलोमीटर दूर है। सांचौर से बागली 40 किलोमीटर दूर है, ये भी लिख सकते हैं। सांचौर से बागली 40 किलोमीटर दूर है। तो इस वाक्य में भी क्या हो जाएगा, आपका दूरी के लिए अपादान कारक हो जाएगा। फिर है पहचान या संबंध। जैसे मैं मारवाड़ से हूँ, ये क्या बता रहा है, अपना पहचान है, अपना संबंध बता रहा है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं मारवाड़ से हूँ। इसी प्रकार से मैं, जैसे अपना यहाँ से बाहर जाते हैं तो मैं सांचौर से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं भारत से हूँ, मैं कर्नाटका से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, तो उस प्रकार के वाक्यों में भी क्या हो जाएगा, आपके पहचान में भी यह है जो आपके अपादान कारक हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों एक और है, वो है शिक्षा। जैसे जो अपना शिक्षा लेते हैं, किसी से सीखते हैं, तो उसमें
गुरुजी से मैंने व्याकरण सीखी, तो गुरुजी से मैं कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इसलिए मित्रों अपन ने पढ़ा कि अपादान कारक जो है वो पृथक होने में तो है ही है, उनके साथ साथ में भय में, तुलना में, दूरी में, पहचान में और शिक्षा यानी जिनसे अपन सीखते हैं उनमें भी आपका कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ये जो बातें मित्रों मैंने लिखवाई है ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इस प्रकार का प्रश्न पीटीटी बीएसटीसी में जो निश्चित रूप से आता है, तो इनको जो व्यवस्थित ध्यान दें। अब जो अगला है संबंध कारक। संबंध में क्या होगा कि है जो संज्ञा सर्वनाम पदों का वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम पदों के साथ में जहाँ पर संबंध बताया जाएगा वहाँ पर है जो ये संबंध कारक होगा। और इसके जो चिन्ह है वो है का, की, के, रा, री, रे। जैसे राम का भाई, राम का भाई लक्ष्मण, राम की पत्नी सीता। तो ये क्या बता रहे हैं? जो संबंध बता रहे हैं इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। मेरी बहन आपकी पत्नी। ये जो सारे बातें हैं सब जगह है जो संबंध बताया जा रहा है और संबंध में कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। इन सभी वाक्यों में आपका है जो संबंध कारक है। अब अपन मित्र हैं जो आगे बढ़ते हैं। संबंध के बाद में अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है? दो चीजें हैं। मैं है भीतर के अर्थ में और पर है ऊपर के अर्थ में। दो ही प्रकार की कंडीशन बनेगी। एक तो मैं भीतर में और पर है जो ऊपर में है। जैसे मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ। मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ तो कक्षा में यानी कक्षा के अंदर हूँ, इसलिए अंदर के लिए भीतर के लिए कौन सा चिन्ह आएगा? मैं। तो मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ। आप घर में बैठे हैं तो घर में, ठीक है ना। और पर का मतलब होता है ऊपर। जैसे मेज पर, मेज पर
पुस्तक पढ़ी है, मेज पर पुस्तक पढ़ी है। एक आधा और उदाहरण अपन ले लेते हैं। छत पर बच्चे खेल रहे हैं। तो यह मेज पर और छत पर है, ये दोनों छत के ऊपर है, एक मेज के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर है जो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। एक है जो समयवाचक जो शब्द है, मैं यहाँ नोट करके लिखवा दूं, जो समय उसमें विभक्ति आएगी को, किसके लिए, समय के लिए। जैसे मैं रक्षा बंधन को, मैं रक्षाबंधन को घर जाऊंगा। तो यहाँ जो रक्षाबंधन को है, इसमें है जो आपका कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। भले ही यहाँ है जो को आया हो, लेकिन जो समय सूचक शब्द है उसमें है जो ये क्या आता है, अधिकरण कारक होता है। एक वाक्य और मैं इसका लिख देता हूं। रीना रविवार को जोधपुर जाएगी। तो ये रविवार को है, इसमें भी कौन सा कारक है आपके, अधिकरण कारक है। अब इसके बाद में ये हो गया आपका अधिकरण कारक दो अर्थों में। एक तो मैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पे है जो कोई शब्द नहीं होता है, यह है जो बिल्कुल ही गलत है। मैं होता है अंदर के लिए और ऊपर के लिए पर होता है, समय के लिए यह जो को होता है। अंतिम है संबोधन कारक, यानी जिनसे जो क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। हे, अरे, ओहा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यानी किसको जब